नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के कई हिस्सों से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत की खबर के मामले सामने आए थे। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया था और इसी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जवाब देते हुए बताया गया कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी नियमित आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उन्होंने दी है, लेकिन किसी भी तरह से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी नहीं दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई थी। पहली लहर में जहां 3095 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड थी, तो वहीं दूसरी लहर में ये डिमांड 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी। सरकार ने बताया कि दूसरी लहर में केंद्र की ओर से 28 मई तक राज्यों को 10,250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। सबसे ज्यादा 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र और कर्नाटक को दी गई थी, जबकि दिल्ली को 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराई गई थी। और इस पर अब केंद्र सरकार की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बयान आया है कि दूसरी लहर में किसी की भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, हमने देखा दिल्ली में किस तरीके के हालात थे, ऑक्सीजन की किल्लत किस तरीके से थी, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है और उसके अंदर राज्यसभा सांसद जो है केसी वेणुगोपाल के जिस तरीके से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के ऊपर के केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी थी और जिसकी वजह से कोरोना की मौतें हुई, यानी कि मरीजों की मौतें हुई। मगर जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर बहुत बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से जो हालात थे वो दिल्ली के अंदर कहें या और राज्यों के अंदर कहें, वो ऑक्सीजन की कमी से कहीं ना कहीं लोगों की मौतें हुई थी। मगर राज्य सरकारों के द्वारा या फिर कहें शासित केंद्र सरकार के जो प्रदेश शासित प्रदेश है उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय को यही जानकारी दी गई है कि राज्यों के अंदर कोरोना ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत नहीं हुई है, बल्कि में अस्पताल के अंदर जो इलाज के दौरान पे मौत हुई है, ना कि ऑक्सीजन की वजह से। मगर सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही जो देखने को मिल रही थी, हर राज्य के अंदर लोगों के मरने की ऑक्सीजन की वजह से कमी देखने को मिल रही थी, अस्पतालों के अंदर जगह नहीं मिल पा रही थी। मगर जिस तरीके से सत्र के अंदर बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो राज्य के द्वारा जो भी रिपोर्ट पेश की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय को, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली जरूर है। मगर लगातार इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी है कि दिल्ली को 400 मैट्रिक टन दी गई थी, क्योंकि जो पहली लहर थी वो लगभग कह सकते हैं उसमें 3000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत थी। लेकिन राजीव, देखिए, तमाम स्थिति हम सबने देखी है किस तरीके से ऑक्सीजन की भी कमी थी और हर चीज की किल्लत थी, जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों की मौतें हुई थी। लगातार इस तरीके की मौतें जो है वो सिर्फ लापरवाही की वजह से हुई थी, जो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों की है। अब इसमें जांच का विषय ये है कि या तो राज्य सरकारें झूठ बोल रही है कि उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया, या फिर केंद्र सरकार ने ही आंकड़े छुपाने की कोशिश की है, जिस तरीके से लगातार विपक्ष आरोप भी लगा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर राज्य सरकार की बात माने या फिर केंद्र सरकार की, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ों को छुपाने का जरूर किसमें खेल खेला गया, क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े थे जो क्या कहते हैं ग्राउंड लेवल पर जो देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात थी। क्योंकि खुद गंगाराम अस्पताल के अंदर भी लगभग 25 मौतें हुई थी, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन की कमी बताई गई थी। मगर कहीं ना कहीं अब आंकड़ों को जो छुपाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा या फिर क्या राज्य सरकारों के द्वारा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय जो रिपोर्ट पेश कर रहा है उससे कहीं ना कहीं चौंकाने वाली स्थिति जरूर सामने आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार जो स्थिति बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी। मगर जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो आंकड़े छुपा रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़े छुपा रहा है, तो उससे साफ जाहिर है जांच का विषय जरूर बनता है। मगर जांच के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा क्या वाकई में ही राज्य सरकारों ने आंकड़े छुपाए हैं या फिर केंद्र सरकार ने आंकड़े छुपाए हैं। क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला जरूर सवाल बनता है। जी राजीव,
संसद में केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने सवाल पूछा था, जिस पर ये तमाम जो बयान दिए गए। तो अब इस पर ये जो जवाब दिए गए हैं उससे हालांकि साफ तौर पर कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई है। और अब कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति है, इसको लेकर किस तरीके से जांच की मांग उठाई जाएगी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर करती आई है, क्योंकि सीबीआई डिमांड भी की जा रही है। यहाँ तक कि जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है अनिल जी, उन्होंने भी यही कहा था कि ऑक्सीजन की कमी थी, वैक्सीन की कमी थी, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हुई। उसके अंदर सीबीआई जांच की भी मांग की गई थी। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं केसी वेणुगोपाल की तरफ से ये कहा गया संसद के अंदर के केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़े छुपा रही है, और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो बताया गया है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर बनता है। मगर कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि जिस तरह से 5 राज्यों का चुनाव है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से काफी बड़ा हल्ला बोला जा रहा है, और लगातार केंद्र सरकार जो है वो कटघरे के अंदर घिरती हुई नजर आ रही है। जी लेकिन अब देखना होगा कि केंद्र सरकार आगे चीजों को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि देखिए विपक्ष जो है वो लगातार इस तरीके की बातें कह रहा था कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। हर तरफ से विपक्ष की यही मांग थी और यही आरोप लग रहे थे, लेकिन उस समय सरकार अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आई कि कोई भी आंकड़े छुपाए नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जो ये स्थिति सामने आई है, खुद जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बयान सामने आया है, उसके बाद उनके इसी बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि वाकई कहीं ना कहीं चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आंकड़े छुपाने का काम किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आंकड़े छुपाने की, तो बिल्कुल लगता यही है, क्योंकि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं या तो राज्य सरकारों के द्वारा छुपाए गए हैं, क्योंकि जो राज्य सरकारों ने जो कही स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट दी है उसके अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। मगर यहाँ पर राज्य सरकारों की भी बीमारी बनती थी, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी थी वो सबने देखी थी, और लोग बाग जिस तरीके से परेशान थे, अस्पतालों के अंदर जगह नहीं मिल पा रही थी ऑक्सीजन की वजह से। अस्पतालों के बाहर जो लोग बाग जो ऑक्सीजन को सिलेंडरों को लेकर ऑक्सीजन भरवाने के लिए जा रहे थे, और लोग बाग जो परेशान थे, वो कहीं ना कहीं स्थिति चौंकाने वाली थी। मगर अब जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई हो, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। और सवाल के बदले में जो विपक्ष है लगातार कहीं ना कहीं हमला जरूर बोल रहा है, मगर केंद्र सरकार जिस तरीके से आंकड़े पेश कर रही है उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, आंकड़ों को गुमराह किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जनता को भी गुमराह किया जा रहा है। जी अब इस पर जनता की ही बात कर लेते हैं राजीव, जनता का क्या रुख है, क्योंकि देखिए जनता ने ही भुगती है ये सब चीजें, हम सब ने भुगती है किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम सभी ने किसी ना किसी अपने को खोया है। लेकिन अब जब स्वास्थ्य मंत्रालय इस तरीके का बयान देता है तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जनता ने जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी से खोया, तमाम बार वीडियोज बनाई गई, लोगों ने उसको वायरल भी किया गया, और कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिली जहां पर ऑक्सीजन होते हुए भी लोगों को नहीं मिल पा रही थी, और किस तरीके से ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी हो रही थी। अब जनता का क्या रुख है इस पर? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल परेशान होती नजर आई थी, क्योंकि जो कोरोना काल की जो दूसरी लहर थी उसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कतें आई थी ऑक्सीजन को लेकर, और वही चीज दिल्ली के अंदर भी देखने को मिली थी। और दिल्ली के जो कह सकते अस्पताल थे उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, और खुद जो आम आदमी पार्टी के जो कह सकते खाद्य मंत्री जो थे इमरान हुसैन, उन्होंने खुद अपने कार्यालय के अंदर ऑक्सीजन बांटी थी। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल देखने को मिल रही थी। मगर जिस तरीके से जनता परेशान हुई थी वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि जनता की जो परेशानी थी वो सरकार को नजर नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से आप आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आंकड़ों को जरूर छुपाया गया, और जनता जो है वो कहीं ना कहीं अब गुस्सा दिखाती नजर आ रही है। और जिस तरीके से कल संसद के अंदर पेश किया गया था कि आंकड़े ऐसे कोई भी नहीं है जिससे ऑक्सीजन की वजह से मौतें हुई हो, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर चौंकाने वाली है, और जनता शायद आने वाले चुनाव के समय के अंदर ही कहीं ना कहीं अपना गुस्सा भी दिखा सकती है। जी बिल्कुल, चुनावों में कहीं ना कहीं खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कोविड मिसमैनेजमेंट का मुद्दा विपक्ष भी लगातार मुखर होकर उठा रहा है, और जनता ने भी देखा है कि किस तरीके से हमने फिलहाल जो ऑक्सीजन की कमी थी वो झेली है, और अब भी हम जो है वो वैक्सीन की कमी झेल रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे इसमें कैसे कार्रवाई होती है और जांच में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की कर लेते हैं, जहां पर इन दिनों ईडी और सीबीआई लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही हैं, और अब ये कार्रवाई जो है वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख के घर छापेमारी के बाद हुई है। छापेमारी में अनिल देशमुख ने ईडी के सामने ना हाजिर होते हुए दिल्ली पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अनिल देशमुख ने ये जो याचिका दाखिल की है उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी ने जो स्टेटमेंट लेगी वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। वहीं पिछले सप्ताह अनिल देशमुख के विधानसभा क्षेत्र में हुई छापेमारी पर अनिल देशमुख सहित महाविकास आघाड़ी सरकार की नींद भी उड़ गई है। 300 करोड़
रुपए से ज्यादा की वसूली के मामले में अनिल देशमुख को कहीं से राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। वहीं उनके बेटे को भी ईडी की रडार पर है और ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 300 करोड़ रुपए जमीन घोटाला मामले को लेकर जांच की आंच काफी दूर तक पहुंच गई है। लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो आरोप लग रहे हैं उस पर खुद आज अनिल देशमुख ने एक वीडियो जारी करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा और मेरे परिवार का लगभग 4 करोड़ का संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई है, जबकि मेरे बेटे ने 2 करोड़ 66 लाख रुपए में जो जमीन खरीदी थी उसको ईडी ने 300 करोड़ बता दिया है। मुझे बदनाम करने की साजिश के तहत ये सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये अनिल देशमुख ने कहा। और इसी को लेकर उन्होंने एक याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में और इस याचिका में उन्होंने कहा कि जो भी ईडी बयान लेगी उसको ऑन रिकॉर्ड रखा जाए। और जैसे ही अब उन्होंने कहा कि दाखिल की गई है याचिका, अब इस याचिका पर सुनवाई होती है और जैसे ही सुनवाई के बाद इस पर फैसला आता है तो उसी फैसला आने के बाद अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश होंगे और अपने बयान दर्ज कराएंगे। तो पिछले सप्ताह अनिल देशमुख के विधानसभा क्षेत्र में भी छापेमारी हुई थी और उनके घर में भी अब छापेमारी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके का अब ये मामला सामने आया है, ये अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं वो तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल कर दी है। मुस्कान, देखिए, जब ईडी ने सम्मन जारी किया था उसे लेकर के ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जिस तरीके से मुलाकात हुई थी, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बैठक हुई थी, उसके बाद उन्होंने ईडी के सम्मन का कह सकते हैं कि ईडी कार्यालय न जाने के बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहां उन्होंने अर्जी दी है कि जो ईडी स्टेटमेंट लेगी वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, मुझे ईडी पर भरोसा नहीं है। वहीं उन्होंने कल जिस तरीके से एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि हमारे और पूरे परिवार की जो संपत्ति है वो लगभग 4 करोड़ के आसपास की जो है ईडी ने जब्त किया है, जबकि मेरे बेटे ने 2006 में ये जमीन 2 करोड़ 66 लाख रुपए में खरीदा था, जिसे 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो इस तरीके के गलत और काफी गंभीर आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं। खुद एक वीडियो के जरिए बात अनिल देशमुख ने कहा है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई बयान या स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन मुस्कान, जिस तरीके से ईडी लगातार नकेल कर सकती है, लेकिन मुरारी, क्या लगता है जो आरोप लगाए हैं अनिल देशमुख ने वो कितने सही साबित हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही कि उन्होंने जमीन 2 लाख और कुछ रुपए की खरीदी थी, लेकिन उसको इतने ज्यादा करोड़ का बताया जा रहा है, उन्हें साफ तौर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या इन आरोपों में वाकई कोई सच्चाई है? देखिए मुस्कान, ये तो कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो है इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं न कहीं दाल काली है। यही वजह है कि अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अगर उसमें कोई सच्चाई होती तो उन्हें खुद ईडी के समक्ष पहुंचना पड़ता और सारे तथ्यों को रखना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कह सकते हैं कि ईडी के ने जो सम्मन जारी किया था उसका कहीं न कहीं इन्होंने अवहेलना किया है। और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जजमेंट आता है। लेकिन मुस्कान, जिस तरीके से अनिल देशमुख ने कहा कि हमने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है, माननीय न्यायालय का जो जजमेंट होगा, जो कहा जाएगा, उसके बाद हम वो चीजें करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब ईडी ने सम्मन जारी किया था तो उन्हें जाकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहिए था, न कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए लेकिन था। जिस तरीके से मुरारी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहीं ना कहीं ईडी पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मुझे डर है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जो भी बयान हो वो ऑन रिकॉर्ड हो, तो कहीं ना कहीं ईडी पर भी सवाल उठने लाजमी है कि आखिर क्या किसी के दबाव में इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? देखिए मुस्कान, मुंबई सहित पूरा देश जानता है कि मुंबई पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने खुद 100 करोड़ रुपए
के वसूली के गंभीर आरोप लगाए थे। अंटेलिया जेलेटिन मामला हो या मनसूख हिरन हत्याकांड, उसमें गिरफ्तार सचिन वाजे ने जो कुछ बयान दिया था ईडी को या सीबीआई को, उसी के आधार पर ये छापेमारी चल रही है। बहरहाल अभी कितना छापेमारी होगी और क्या कुछ सामने आएगा ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन ईडी जिस तरीके से मामले की जांच कर रही है, कहीं न कहीं उसके पास कोई सबूत, कोई ऐसे दस्तावेज हैं जिसके बेस पर आए दिन छापेमारी चल रही है। मुस्कान। और ये छापेमार कार्रवाई कब तक चलेगी ये भी देखने वाली बात होगी, और कब अब अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश होंगे और क्या कुछ उनके बयान होंगे ये भी देखना अहम होगा। और सबसे अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या संज्ञान लेता है। देखिए, अभी याचिका दाखिल की गई है, इस पर सुनवाई कब होगी ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अनिल देशमुख साफ तौर पर कहना है कि माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के दरमियान जो कुछ कहा जाएगा उसे हम मानेंगे और ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन उनकी मांग यही है कि जब हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए उसे ऑन रिकॉर्ड जो है कि स्टेटमेंट लिया जाए। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये तो मुस्कान कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अनिल देशमुख को ईडी का डर है। मुस्कान। ईडी का डर तो है ही, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है, देखिए दोनों ही पहलुओं को अगर हम लेके चलें तो कहा जा सकता है कि अनिल देशमुख ने इस मामले को और उनके जो बयान दर्ज होने हैं उनको कुछ टालने के लिए इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ईडी पर भी कोई दबाव हो, या फिर जो देशमुख है उन्होंने जो ये याचिका दाखिल की है उसमें कहा जा सकता है कि आगे थोड़ा सा मामले को टालने के लिए, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला अगर उन्होंने याचिका दाखिल की है तो कहीं ना कहीं कुछ समय उसको कार्रवाई में लगेगा, सुनवाई में लगेगा, और उसके बाद कहीं जाकर ये जो इस पर फैसला आएगा उसके बाद वो अपने बयान दर्ज कराएंगे। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को बहुत बारीकी से समझ चुका है, क्योंकि ये केस सिर्फ महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख से जुड़ा हुआ नहीं है। इस केस में सचिन वाजे से लेकर मनसूख हिरन, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरीके से देश के सबसे बड़े अमीर आदमी के घर मिला जेलेटिन का ये मामला है, तो ये तमाम केसें ऐसे हैं जो अनिल देशमुख से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में ईडी चाहती है कि उन तमाम तथ्यों को, उन तमाम सबूतों को खंगाला जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर ईडी से कोई जवाब मांगता है तो ईडी ये कहना गलत नहीं होगा कि ईडी पूरी तैयारी करके रखे हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में जरूरत पड़ेगी वो तमाम उन तथ्यों को सामने रखेंगे। क्योंकि 100 करोड़ जो वसूली मामला है वो एक अलग मामला है, जमीन लैंडिंग का जो मामला है वो एक अलग मामला है, और सचिन वाजे के साथ जो अपने गृह राज्य मंत्री जब थे उस समय की जो वसूली हुई है उसके एक अलग मामला। तो ऐसे 3 से 4 पहलू हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर विचार करेगा, और हो सके तो ईडी से भी जानने की कोशिश करेगा कि इस मामले में कौन से ऐसे सबूत, कौन से ऐसे दस्तावेज। और सबसे बड़ी बात देखिए मुरारी की अब सिर्फ बात अनिल देशमुख तक नहीं रह गई है, उनके बेटे तक पर भी इसके गाज गिर चुकी है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने वीडियो में कहा कि उनके बेटे ने 2 करोड़ 66 लाख रुपए में ये जमीन खरीदी थी, जबकि उस जमीन की कीमत ईडी ने 300 करोड़ रुपए बताई है। अब ऐसे में अनिल देशमुख का मानना है उन्हें बदनाम करने की, उनके परिवार को, उनके बेटे को फंसाने की साजिश की जा रही है। बहरहाल इस पूरे ईडी कर रही है, और जांच की आज वो अब किन किन लोगों तक पहुंचेगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ईडी के पास जरूर कोई ऐसे सबूत, जरूर कोई ऐसे दस्तावेज हैं जिसके आधार पर ये लगातार कार्रवाई कर रही है। मुस्कान। बिल्कुल, और वो पुख्ता सबूत हो भी सकते हैं मुरारी, क्योंकि देखिए अगर प्रवर्तन निदेशालय जो काफी बड़ी एक एजेंसी है, अगर उसके पास इस तरीके के कोई सबूत ना हो तो वो बेबुनियाद कार्रवाई इस तरीके की नहीं करेगी जिस तरीके से देशमुख ने आरोप लगाए हैं। लेकिन अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है तभी इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और लगातार एक के बाद एक छापेमारी की जा रही है। और मुस्कान, देखिए जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, ये छापेमारी लगभग 4 से 5 घंटे तक चलती है। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी जो है इस छापेमारी में क्या कुछ तलाशती है। लेकिन जो हाल ही में इनके विधानसभा
क्षेत्र नागपुर में जो छापेमारी हुई है, लगभग 6 से 7 घंटे तक छापेमारी चली थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वहां से कई ऐसे सबूत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक पेन ड्राइव सहित कई ऐसी फाइलें भी ईडी के हाथ में लगी हैं। हालांकि ईडी ने इस मामले में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है कि उनके पास क्या कुछ सबूत लगे हैं और छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुए हैं। लेकिन अनिल देशमुख के बयान पर अगर नजर डालें तो साफ तौर पर अनिल देशमुख कह रहे हैं कि उनकी और उनके परिवार की 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि ईडी ने पहले ही 300 करोड़ उनके बेटे ने जो जमीन खरीदा था सिर्फ उसकी जब्ती की गई है। तो बहरहाल सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और मुरारी, देखिए जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई है, इस पर ईडी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ ये याचिका है, तो प्रवर्तन निदेशालय का बयान जानना भी जरूरी है। देखिए, ईडी की तरफ से कोई स्टेटमेंट मीडिया में अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन मुस्कान जो हमारे सोर्सेस हैं, जो हमारे नेटवर्क हैं, उनका कहना है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट के हर एक जवाब को सुनने के लिए और उसके जो कह सकते हैं कि सबूत देने के लिए तैयार है। उनके पास पर्याप्त मात्रा में वो सबूत और दस्तावेज उनके पास है जो बिल्कुल। और अब ये देखने वाली बात होगी मुरारी कि जो दस्तावेज हैं वो कब सामने आते हैं और किस तरीके की कार्रवाई आगे देशमुख पर होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर प्रदेश में नियम विरुद्ध स्थापित मोबाइल टावरों को वैध करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के तहत बिना अनुमति के लगाए गए मोबाइल टावरों को हटाने के बजाय नगर निगम, नगर पालिका और नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अनुसार उनको समझौते के लिए शुल्क दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के सभी पुलिस थानों में हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। पुलिस थानों में पहले से लगे 3500 कैमरों का अपग्रेडेशन किया जाएगा और अन्य 17,000 नए कैमरे लगाए जाएंगे। प्रदेश के 4 बड़े बांधों से रेत और सिल्ट निकालने का प्रस्ताव को लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे रानी अवंतीबाई सागर, तवा, इंदिरा सागर और बाणासागर जैसे बड़े बांधों को जल भंडारण क्षमता में उनकी वृद्धि की जाएगी और सरकार के इस निर्णय से आय की सरकार के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कैबिनेट ने तत्कालीन शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत छतरपुर के बक्सवाहा में शासकीय आईटीआई खोलने के साथ इसके लिए 30 नए पदों की मंजूरी भी दी है। आईटीआई की स्थापना पर 1,843 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के अंदर जो प्राइवेट बस स्टैंड होते थे, अभी सरकार उनकी भूमि फिल्टर प्लांट के लिए, खेल मैदान के लिए, कचरा घर के लिए, अस्पताल के लिए जो शुल्क लेते थे, उनमें विशेषकर जो हमारे ऐसे प्रकल्प हैं जिनसे नगर पालिका को आय नहीं होती, बल्कि उल्टी लाइट, बिजली, सफाई देखना पड़ती है, उन्हें निःशुल्क भूमि दी जाए। आम राय से इसको पास किया गया। मुख्यमंत्री जी ने नगरीय प्रशासन मंत्री जी को इस ओर ध्यान देने के लिए भी कहा कि हम प्राइवेट बस स्टैंडों को किस आधार पर और व्यवस्थित और स्वच्छ रख सकते हैं, इस विषय पर भी विचार करें। आज एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा बरेठी जिला छतरपुर में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना की अधिगृहित भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने हेतु। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ गणेश तिवारी इंदौर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। गणेश, इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिली है। कैबिनेट में ये जो बैठक हुई उसमें अहम निर्णय लिए गए हैं, क्या कुछ लोगों में उत्साह? देखिए मुस्कान, सबसे पहले कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट बैठक का आयोजन रखा गया था। कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई ऐसे बातें कही है जो कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए गए, महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, चाहे वो पुलिस थानों पर नवीनीकरण करके और उन पर कैमरे लगाने की बात हो, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो, या फिर रेत खनन को लेकर हो, या और कई चीजों को लेकर हो। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐसी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली चीज जो टावर लगे होते थे, मोबाइल टावर होते थे, वो कई ऐसे होते थे बगैर अनुमति के टावर लगे होते थे। वैसे में उन टावरों को हटाया जाता था, लेकिन अब जो है उसमें बदलाव करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और अब उन पर
जो है शुल्क लिया जाएगा, सीमा शुल्क जिसको बोलते हैं, वो लिया जाएगा मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, जिसको कि नगर निगम या फिर नगर पालिका या फिर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में इस शुल्क को वसूला जाएगा, जिसकी जो शुल्क की सीमा होगी, तय सीमा होगी, वो 50,000 रुपए से 20,000 तक की होगी। वहीं अगर बात करें तो पुलिस थानों को लेकर बात करें तो पुलिस थानों में करीब 17,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। साथ ही करीब 3500 सीसीटीवी को अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि पुराने सीसीटीवी लगे हुए थे, ऐसे में उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही अगर बात करें मुस्कान, तो अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एक पहला राज्य है जहां पर बांधों से अब जो है रेत का यानी कि जो गाद है वो निकाली जाएगी, जिसका कि टेंडर होगा, जो कि मध्य प्रदेश में पहला अपने आप में एक पहला राज्य जहां पर गाद निकालने के लिए अब बांधों का भी टेंडर किया जाएगा। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण जो है बैठक में निर्णय लिए गए हैं। कल महत्वपूर्ण जो है कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, बैठक में कई सभी मंत्री पहुंचे हुए थे, और ऐसे में अब जो है महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिए गए हैं आम जनता को देखते हुए और कुछ राजस्व को देखते हुए, जो है महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। जी मुस्कान। ठीक है, बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।